नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेबीटी का पेपर जेबीटी टैट 2020 जो कि लगभग 1 डेढ़ घंटा पहले हुआ। तो उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका हिंदी सेक्शन में डिस्कस करने जा रही हूँ। जीके सेक्शन उसका अपलोड कर दिया गया है। उसे आप हमारे चैनल शिवालिक पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जेबीटी टैट 2020 के क्वेश्चन पेपर में हिंदी से संबंधित किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल जो था वो पूछा गया था कि च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। बहुत ही आसान सवाल जो कि अक्सर मैं अपने वीडियोस में जब भी उच्चारण स्थान की बात आती है डिस्कस करती हूँ कि च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। ये आती हैं हमारे तालव्य में। मैंने आपको कहा था आपने कंठ से बाहर की ओर जाना है और क च ट त प जाना है। तो क से क वर्ग कंठ से, क के बाद च वर्ग आता है, च वर्ग तालु से, च वर्ग तालु से। वैसे ही आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हास शब्द का विलोम शब्द क्या है। हास शब्द का विलोम शब्द लिखें। तो हास का विलोम बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। हास का विलोम शब्द होता है रोदन। अगला सवाल है श्री गणेश का विलोम नहीं है। श्री गणेश होता है किसी काम की शुरुआत करना, तो उसका विलोम कौन सा नहीं है। अंत उसका विलोम है, इतिश्री उसका विलोम है, समापन भी उसका विलोम है। अतिशय, अतिशय जो है ये श्री गणेश का विलोम शब्द नहीं है क्योंकि अतिशय का अर्थ होता है अधिक। अतिशय का अर्थ होता है अधिक और बाकी सभी का अर्थ होता है समाप्त होना, कार्य का अंत होना। अगला सवाल है निकम्मा शब्द में उपसर्ग क्या है। निक, क, नी, निकम। तो मैंने आपको कहा था कि आपको आइडिया होना चाहिए कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग है नी। तो काम शब्द में उपसर्ग लगाया हमने नी और वो बना देता है फिर निकम्मा। तो ये थे 4 सवाल। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। देखिए ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देखिए देवनागरी में एक तो जो तमिल और बांग्ला है ये जैसे बांग्ला की अगर बात करें ये पूर्वी नागरी से संबंधित है जो कि ब्रह्मलिपि से संबंधित है। तमिल भी ब्रह्मलिपि से संबंधित है। पंजाबी और मराठी की जब हम बात करते हैं तो पंजाबी की वैसे तो गुरमुखी है, लेकिन वो थोड़ा सा संबंधित हो जाती है कई बार देवनागरी से। लेकिन अगर आपको यहाँ सवाल पूछा गया है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मराठी। हिंदी के अतिरिक्त मराठी जो है और मराठी के अलावा संस्कृत है, ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे मराठी में देवनागरी की जगह कई बार मोड़ी भी लिखा होता है, मोड़ी। अगला सवाल है वह लड़का गरीब है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी ऑप्शन में सार्वनामिक ऑप्शन आए हो आपको तो थोड़ा सा रुक जाए और ध्यान से देखें। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे अगर देखें तो लड़का शब्द क्या है, ये एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या है, सर्वनाम। तो ये गुणवाचक में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण में। तो वह लड़का गरीब है कौन सा विशेषण हुआ, सार्वनामिक। वह एक गरीब लड़का है, अगर ऐसा एग्जाम्पल होता तब हम उसको डाल सकते थे गुणवाचक में, लेकिन यहाँ पर संज्ञा से पहले आ रहा है सर्वनाम, तो वो बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। आगे बात करते हैं। कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, महादेवी वर्मा या स्नेहमयी चौधरी। तो कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। गरमाना, गर्माहट, गरमाया या गर्मी। तो गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा है गर्मी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रार्थना का विशेषण शब्द क्या है। प्रार्थनात्व, प्रार्थी, पृथक या प्राची। देखिए ये सवाल थोड़ा सा हमारा हम कह सकते हैं हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि प्रार्थना शब्द का जो हमारा विशेषण होता है वो होता है या तो प्रार्थित, वो या तो प्रार्थित होता है या होता है प्रार्थनीय, प्रार्थित या प्रार्थनीय। अगर हम बात करें प्राची, प्राची का अर्थ होता है पूर्व या पहले, पृथक का अर्थ होता है अलग या भिन्न और प्रार्थी होता है प्रार्थना करने वाला। तो अगर यहाँ पर सवाल है, देखिए प्रार्थनात्व को हम ले सकते हैं आंसर में, हो सकता है ये आंसर में डाला जाएगा जब आंसर की आएगी, पर ये प्रार्थनात्व कोई विशेषण नहीं होता। प्रार्थी का जो विशेषण शब्द होता है वो होता है प्रार्थित
या प्रार्थनीय। तो हो सकता है इसके आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए, या हो सकता है वो प्रार्थनात्व को सही ऑप्शन में लें। तो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जिसमें हम कह नहीं सकते कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बाकी आंसर तो मेल नहीं करते। और प्रार्थनात्व अपने आप में भी कोई शब्द नहीं होता, विशेषण शब्द नहीं होता। हो सकता है ये इसको वो आंसर की में आपका डालें, अदरवाइज जो सही अर्थ आंसर है वो है प्रार्थित या प्रार्थनीय। अगला है कि पंच परमेश्वर पूस की रात कफन इन ईदगाह कहानियों के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है प्रेमचंद जी। अगला सवाल है आपका कि गंगा सुरेश गीता और आगरा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो जब किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए, व्यक्ति या स्थान विशेष की बात की जाए, या नदी विशेष की बात की जाए, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? वो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनाहुत। अगला सवाल है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की जो रचना है वो ब्रज भाषा में हुई है। ब्रज भाषा होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है बंधु गुरु पद पदुमा परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें है हमारा चौपाई। इसका सही आंसर होगा चौपाई। अगला सवाल, भूतकाल के भेद हैं कितने? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो जी भूतकाल के 4 5 6 8 भूतकाल के भेद होते हैं हमारे 6। 6 कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। तो भूतकाल के भेद होते हैं आगे 6। अगला सवाल है कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक चालाक होना, चुगली करना, लड़ना या साथ छोड़ देना। तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक चालाक होना। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मैंने आपसे कहा था ये सवाल पूछा जाता है आपसे अक्सर। तो कितने होते हैं? वो होते हैं 3। रचना के आधार पर, या फिर व्युत्पत्ति भी लिखा होता है कई बार, तो वो होते हैं 3, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अगला सवाल है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अवगुणों में बड़ा छोटे से भी बढ़कर केवल दिखावा, अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना, दोनों तरह से हानि ही हानि। तो सही आंसर है अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना। जंगल में अगर मोर नाचेगा तो कौन देखेगा? तो उपयुक्त स्थान में अपने गुणों को दिखाना होता है। अगला है खल का विलोम शब्द क्या है? देखिए खल से खलनायक, तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? इसका विलोम शब्द हुआ सज्जन। त्रिभुज में कौन सा समास है? प्रथम पद किस में होता है संख्यावाची? प्रथम पद होता है द्विगु में संख्यावाची। त्रिभुज 3 है भुजाएं जिसकी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। संधि किसे कहते हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, पूरा संधि में डिटेल में आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे बाद में अगली परीक्षा के लिए देख सकते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं वर्णों के मेल को। वर्णों के मेल से होने वाला विकार होता है संधि। और शब्दों का मेल क्या होता है? शब्दों का मेल होता है समास। अगला सवाल है निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो कनिष्ठ, कनिष्ठ या कनिष्क, तो ये होता है कनिष्ठ। शुद्ध शब्द होगा सी ऑप्शन, कनिष्ठ। आगे देखते हैं। काला शब्द के लिए उपर्युक्त भाववाचक संज्ञा क्या है? कालापन, कालीमा, कालाएं, कालीमन। तो काला शब्द के लिए जो उपर्युक्त भाववाचक संज्ञा है वो होगी हमारी कालीमा। हो सकता है आपके दिमाग में कालापन भी आया हो, पर कालापन देखा जाए तो ये एक स्थिति है, ये किसी चीज़ की स्थिति है। तो भाव कहाँ से आएंगे? वो आएंगे कालिमा शब्द से। ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा? यशस्वी, तेजस्वी, निस्तेज या निर्भिमानी। तो ओजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया? तो वो अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को, और इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा अगर, अच्छा
सवाल को अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ कहा है भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया। तो माफ़ कीजिएगा, ये सवाल यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा अगर इसे सही रूप में देखा जाए, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। जो इसे दर्जा दिया गया था वो राजभाषा का दिया गया था, राजभाषा का दिया गया था। तो और ये दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। कब अपनाया गया था? राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं अपनाया गया था, राजभाषा, संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। तो अगर आपने ऑप्शन किया है इनमें से कोई नहीं, तो आप और वहाँ पे एग्ज़ाम में आता है 14 सितंबर 1949, तो इसके लिए आप टिक डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑप्शन में लिखा है 14 सितंबर 1949 और बाद में अगर आपको ये सवाल गलत मिलता है, तो सिर्फ इसी वजह से मिलेगा क्योंकि ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ये है राजभाषा। अगला सवाल है कि चिर शब्द का अर्थ लिखें। देरी, देर, चीर या देखना। तो चिर शब्द का अर्थ होता है हमारा देर। अगला सवाल देखते हैं। लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। देखिए लोहा, लोहा जो हमारा आता है वो आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में, ये आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक के अंदर। तो अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं होता तो हमने जातिवाचक करना था, पर यहाँ पे ऑप्शन में द्रव्यवाचक है। जो भी नापतोल की चीज़ें हैं वो द्रव्यवाचक में आती हैं आपकी, लोहा, चांदी, जो भी। तो ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में ना हो तो आप जातिवाचक संज्ञा करते हैं, क्योंकि जातिवाचक के अंडर ही हमारी समुदायवाचक और द्रव्यवाचक आती हैं। सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? तो सरोज स्मृति जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तटस्थ का विलोम क्या होगा? तटस्थ होता है जो निरपेक्ष होता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता, तो उसका विलोम क्या होगा? उसका विलोम होगा पक्षपाती। बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या है? बहुत ही इजी सवाल ये है, बचपन। बच्चे से क्या भाव आएंगे आपके अंदर? बच्चा शब्द से वो आएंगे बचपन के भाव। तो ये थे सवाल जो जेबीटी टेट 2020 में पूछे गए थे। जल्दी हम इंग्लिश से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अभी जो वीडियो बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है, बहुत से लोग इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जैसे कि राष्ट्रभाषा, जैसे कि यही राष्ट्रभाषा का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसमें ऑप्शन अलग था। और थोड़ा सा जैसे कि विशेषण शब्द है हमारा ये कालापन, कालीमा, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन से। अदरवाइज़ पेपर ये बहुत अच्छा था। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।